सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ गांव क्षेत्र के ये मुकुंदपुर और राजापुर के जो आप लोग बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस उद्देश्य से कि आयुर्वेद के बारे में आप लोग जानें और कैसे स्वस्थ रहें और इस उम्र में जो बीमारियां हो रही हैं उससे कैसे बचें। इस विषय में बात करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को जानकारी के तौर पर बताना चाहूँगा कि इस समय भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय का जो गठन किया है, आयुष मंत्रालय के गठन की वजह से आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी और योगा ये पूरे सारे विषय, सारी चिकित्सा पद्धतियाँ एक साथ काम कर रही हैं। एक साथ काम करने से ये फायदा हो रहा है कि इन सब चीज़ों को, जो नेचुरल चीज़ें हमारे प्रकृति में, वातावरण में हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे और उनसे कैसे हम स्वस्थ रह सके इस बारे में बताने का प्रयास, ये जानकारी हर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भारत सरकार का है, आयुष मंत्रालय का है। इसी संदर्भ में हर साल आयुर्वेद दिवस मनाए जाने का एक प्रावधान है। आयुर्वेद दिवस को धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। धन्वंतरी जयंती बहुत पहले से चली आ रही है, आप सभी लोग जानते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन मनाया जाता है। धन्वंतरी भगवान को माना जाता है कि उन्होंने आयुर्वेद को इस धरती पर लाया और आयुर्वेद की जानकारी सबको दी और लोगों का आयुर्वेद से जो बीमारियां, परेशानियां थी उसका निराकरण करने का प्रयास किया। सब जगह हर घर में आयुर्वेद पहुंचे। तो इस बार का जो विषय रखा कि हर दिन हर घर आयुर्वेद, प्रत्येक दिन आयुर्वेद की बात हो और घर घर तक आयुर्वेद पहुंचे। में क्षेत्र में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका एक चौपाल, उनका एक जो है मीटिंग बुलाई जाए, उनके साथ बैठ के मित्रवत व्यवहार के साथ अच्छे से उनको चीज़ों को बताया जाए। तो इसी संदर्भ में आज जो आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादातर लोगों को मैं पहचान रहा हूँ क्योंकि सभी लोग चिकित्सालय में जाते हैं। तो इस उम्र में जो 50-60 साल के बाद उम्र में जो बीमारियां हो रही हैं, पहले आपने देखा होगा कि शुगर, डायबिटीज से परेशान होते थे 50-60 साल के बाद, लेकिन अब लोग कम उम्र में भी शुगर से परेशान हो रहे हैं। और कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो अवस्था के साथ होती हैं, जैसे कि गठिया है, याददाश्त का कम होना, आंखों से कम दिखाई देना, कान से कम सुनाई देना, शरीर में कंपन होना, ट्रेमर होना, इस तरह की चीजें। जैसे कुछ अल्जाइमर की बीमारी होती है, कुछ मानसिक बीमारियां भी होती हैं। ये चीजें अवस्था जन्य है। एक उम्र के बाद शरीर में खराबी आती है और ये चीजें होती हैं। क्योंकि ये बीमारियां जो उम्र के साथ होती हैं उनका होना तय है, किसी में कम किसी में ज्यादा। वो डिपेंड करता है कि उस आदमी की इम्यूनिटी, शरीर का जो है प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, कैसा उसका स्वास्थ्य पहले से रहा है, वो व्यक्ति अपने फिजिकल एक्टिविटी, अपने कार्य क्रियाकलापों को कैसे करता रहा है और शरीर कैसा उसका है। तो उसमें कुछ लोगों में देर में होगी, कुछ लोगों में पहले हो जाती है और कुछ लोगों में कुछ बीमारियां नहीं होती, कुछ एकाध दो सिम्टम आते हैं। तो इस हिसाब से होता है, हर व्यक्ति में अलग अलग होता है क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। ठीक है। तो उम्र के साथ जो बीमारियां होती हैं, जैसे गठिया रोग हो गया, जोड़ों में हमारे जो है दिक्कत आने लगी, उठने बैठने परेशानी होने लगी, जकड़ाहट होने लगा, जोड़ों में सूजन आ गई, बीपी बढ़ गया, ब्लड शुगर बढ़ रहा है, हमारी याददाश्त गड़बड़ हो रही, ये चीजें हो रही। हम इनसे कैसे बचेंगे? क्योंकि टेक्निकल मैटर होता है, आपको अपने नजदीक के डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है, आप लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें हम लोग करेंगे। तो कुछ घरेलू उपाय जो होते हैं बहुत फायदेमंद होते हैं। घरेलू उपाय में जैसे पहली बात तो जो होती है कि हम लोगों को थोड़ा सा अपने दिनचर्या को, क्योंकि आप लोग एक उम्र से गुजर चुके हैं तो आप लोग जानते हैं कि कैसे सुबह उठना है, कैसे सोना है, कब सोना, सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम थोड़ा सा कभी कभी लापरवाही करते हैं, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। हम सुबह प्रतिदिन अर्ली मॉर्निंग मतलब जल्दी उठें और सोने का जो समय है वो भी जल्दी होना चाहिए। 2 बजे 3 बजे रात में लोग अगर सो रहे हैं तो भी बीमारी का कारण है। तो सोने का समय भी हमारा आपका जो है पहले होना चाहिए, 9 बजे 10 बजे तक सो जाए।
जल्दी उठने के बाद दिनचर्या से अपने जो निवृत्त होकर जो डेली रूटीन के क्रियाकलाप, जैसे कंधे के जोड़ हैं, पहले गर्दन का एक्सरसाइज, गर्दन को ऊपर नीचे अगल बगल, फिर ऐसे चारों तरफ घुमाना गर्दन को, इस तरीके पूरा राउंड, तो गर्दन की एक्सरसाइज। इसी तरह कंधे की एक्सरसाइज जो होती है, कंधे को चारों तरफ इस तरीके घुमाना, एक बार आगे एक बार पीछे, फिर ऊपर नीचे। इसी तरह फिर कमर को भी चारों जोड़, गर्दन, कंधा, कमर का भी एक्सरसाइज होना चाहिए। इसको भी ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर इधर, इस तरह चारों तरफ घुमाना कमर का। घुटने की भी एक्सरसाइज होनी चाहिए। घुटने के लिए भी आप लोगों ने योग दिवस में साधना सीखा हो। घुटने के लिए भी एक्सरसाइज होता है कि इस तरह ऐसे होइए, फिर सीधा होइए, फिर इस तरह होइए, फिर सीधा होइए घुटने का। और घुटने को इस तरह ऐसे पकड़ के घुटने को देखिए, ये ऐसे घुटने को, फिर इस तरह ऐसे कम से कम 5-6 राउंड ऐसे, 5-6 राउंड ऐसे, तो इस तरह घुटनों का हो जाता है। फिर ऐसे बैठ जाइए। फिर पंजों का भी एक्सरसाइज होना चाहिए। पंजों में ऐसे दोनों पैर कर लीजिए, इस तरह पूरा ऐसे फैलाइए, फिर ऐसे अंदर ले जाइए, फिर फैलाइए, फिर अंदर ले जाइए, पंजों का होता है। हाथों के छोटे छोटे जॉइंट्स का एक्सरसाइज, ऐसे करके हाथ को ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और इनको भी इस तरीके घुमाना, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। इस तरह जो चीजें आप कर सकते हैं उसको करेंगे। करने से कम से कम ज्वाइंट्स में जो प्रॉब्लम आ रही, जकड़ाहट आ रही, वो दूर कर रहे हैं। तो आप गिलो या गुरुज को जो है अच्छे से लगा लीजिए, आसपास बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और उसकी डंडी जो है, एक हाथ मतलब लगभग 1.5 फीट की डंडी पतली, उसको लीजिए, धुलकर सिलबट्टे पर या पत्थर पर या साफ जगह पर खूब ईमान दस्ते में खूब कुचल डालिए। फिर एक कटोरे पानी में उसको खूब मसल दीजिए। मसल के वही पानी छान के रोज पीजिए, एक टाइम सुबह खाली पेट। प्रतिदिन अगर आप गिलोय का सेवन करते हैं तो उससे कई फायदे होंगे। फायदे क्या होंगे? पहले सबसे बड़ी बात है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता, वो आपकी बढ़ेगी। प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम बुखार ये नहीं आएगा। और अगर आपको बहुत दिन से बुखार चल रहा है, पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो वो ठीक होगा। अगली बात, यह शुगर को कम करता है। अगर आप शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, तो उसके लिए भी अच्छी दवाई है। कुछ लोगों का नसें, यहाँ कमर से नस दब जाती है, पैरों में दर्द होता है, साटिका जैसी समस्या होती है, उसके लिए भी अच्छी दवाई है। यूरिक एसिड जैसी चीज बढ़ जाती है, लोगों के पैर में, तलवे में जलन। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे आप गिलोय रखे हुए हैं, पहले से सूख गई है, तो सूखती नहीं है, केवल ऊपर उसका छिलका जो है आपको सूखा लगता है, उसको धुल लीजिए। और धुल कर उसको जो है फिर से कूच कर उसको बढ़िया से पानी में मसल के ले सकते हैं। अगर बिल्कुल सूख गई है तो उसका काढ़ा बना के आप चाय की तरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप काढ़े के रूप में यूज करें। तो 2 चीजें हो गई, आपको सहजन बताया हमने, गिलोय बताया। तीसरी चीज और मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी चीज है, आप लोग देखे होंगे, हर श्रृंगार। हर श्रृंगार का पेड़ जानते होंगे, नए लड़के हो सकता है थोड़ा न जाने, लेकिन आप पारिजात भी कहते हैं। पारिजात कहते हैं। हर श्रृंगार फूल सफेद आता है, उसकी डंडी जो है बैगनी कलर की होती है। बैगनी क्या, उसकी केसरिया कलर की डंडी होती है ना। और उसकी पत्ती जो है थोड़ी खरखरी टाइप की होती है, चिकनी नहीं होती, खरखरी होती है, इसलिए उसको हर स्पर्शा उसका पर्याय है। तो हर श्रृंगार जो है बहुत अच्छा पौधा होता है। अगर साटिका के रोगी हैं, कमर दर्द या पैरों में दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, नसें दब रही हैं कमर की, तो आप गिलोय और हर श्रृंगार, एक डंडी गिलोय 1.5 फीट लगभग और 4-5 पत्ती हर श्रृंगार की को कूट के उसका काढ़ा बना के अगर पीते हैं प्रतिदिन, तो ये बहुत फायदा करता है, नसों में सूजन को, दबाव को कम करता है। तो इसका उपयोग कर सकते हैं। एक चीज आप लोग और जानते हैं, जो मैं वही चीज बताऊंगा जो आप लोगों के क्षेत्र में है ना। जड़ी बूटियां तो बहुत सारी हैं, सैकड़ों हैं, लेकिन जो आपके क्षेत्र में उपलब्ध है, आपके क्षेत्र में एक चीज बहुत है, मैंने देखा है, अड़ूसा।
जिसको रूस कहते हैं, रूस। ये राजा के पुर के डिहवा पर खूब रूस जो है बना हुआ तो रूस जो है, जिसको रूस आप लोग कहते हैं, उसका असली नाम अड़ूसा या वासा है। वासा के नाम से सिरप मार्केट में बहुत आते हैं और बहुत महंगे बिकते हैं। ये सिरप जो है सांस के रोगियों के लिए, खांसी, दमा, इस तरह के रोगियों के लिए। और एक इसमें और विशेषता होती है, ऐसे रोगी जिनमें कहीं से शरीर में खून आ रहा है, जैसे नाक से कुछ लोगों को ब्लीडिंग होने लगती है, खून आने लगता है, कहते हैं नासा हो गया, गिनास फूट गया, ऐसे टपकने लगता है, टट्टी के रास्ते से खून आ रहा है, पेशाब के रास्ते से खून आ रहा है, बलगम में खांसते वक्त खून आ रहा है, ऐसी चीजों के लिए और जो है सांस के रोगियों के लिए, दमा के रोगियों के लिए बढ़िया चीज होती है। तो रूस को आप उसका रस निकाल के पीना होता है, लेकिन उसका रस आप ऐसे पूछ के सोचेंगे निचोड़ के निकाल दे तो नहीं निकलता। उसका रस निकालने के लिए उसको थोड़ा सा जो है उबाला जाता है। कैसे करेंगे? भगोने में पानी ले लीजिए, थोड़ा पानी, आधा भगोना लीजिए, उसके ऊपर एक कपड़ा ऐसे बांध दीजिए थोड़ा सा ढीला, उसमें रूस की पत्ती बढ़िया साफ करके धुल के उसमें रख दीजिए कपड़े के ऊपर, और उसके ऊपर प्लेट रख के नीचे से गर्म करिए। जो पानी का भाप बनेगा उस भाप से पत्ती थोड़ी देर में मुलायम हो जाएगी। जब मुलायम हो जाएगी तो आप उसको कूटेंगे, कूट के कपड़े में से निचोड़ देंगे, रस निकल आएगा। रस निकालने का यही तरीका होता है। तो 15 से 20 ml, 25 ml, बड़े लोग हैं 50 ml तक उसका रस पिएंगे सुबह शाम। तो ये बलगम, खांसी, इसके लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर बहुत ज़्यादा खांसी आ रही, बहुत जकड़ गया है, तो आप रूस की पत्ती, अदरक, काली मिर्च, इसको जो है बढ़िया पीसकर शहद में मिलाकर सुबह दोपहर शाम चाटना शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। खांसी में भी आराम मिलेगा। अगर यहाँ नसें फट गई हैं, खून आ रहा है, बलगम में खून आ रहा है, तो डर हो जाता है ना कहीं टीबी तो नहीं होगी, लेकिन एक्चुअल में टीबी इतना आसानी से नहीं हो पाती है, अगर इन्फेक्शन होगा तभी होगा। तो ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं। आप खुद ध्यान रख लीजिए, कुछ चीजें आपके घर में मिल जाएगी। हाँ, काली मिर्च हो गया, अदरक हो गया, और रूस हो गया, ठीक है। और अगर तुलसी मिल जाती है तो तुलसी भी मिला लीजिए ना, तुलसी मिल जाए, तुलसी तो मिल ही जाएगी गाँव में। इस तरह की चीजों को आप मिलाकर बढ़िया एक साथ खूब अच्छे से मसल के उसका जूस निकाल कर शहद में फेंट कर उसको चाटिए। इससे बढ़िया सिरप कुछ भी नहीं है, और ये बहुत अच्छा फायदा करेगा। एक उम्र के बाद लोगों को जो है गले में आवाज निकलने में दिक्कत आती है, कुछ लोगों का गला बैठ जाता है, जो यहाँ स्वर यंत्र होता है, जो लैरिंग्स कहते हैं, जिससे आवाज हमारी निकलती है, जिससे हम बोल पाते हैं, उसमें थोड़ा हाइपरट्रॉफी जैसी चीज हो जाती है, मोटा होने लगता है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो आवाज निकलने में दिक्कत होती है। ऐसी चीजों में ये कॉम्बिनेशन बहुत फायदा करता है। अगर इस तरह बना के करते हैं, चाटते हैं उसको या पीते हैं, तो इसमें बहुत फायदा करता है। छोटे बच्चों को भी अगर इस तरह खांसी या इस तरह समस्याएं आ रही हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं। इस तरह हम लोगों ने कई चीज़ों पर बात करी। सहजन की बात हुई, गिलोय की बात हुई, हरसिंगार की बात हुई, और वासा या अड़ूसा की बात हुई। तो इतनी चीज़ों की बात हुई। इसके साथ साथ एक बहुत सामान्य समस्या है जिसके लिए आप लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमको जो है तेल दे दीजिए मालिश का। क्योंकि विडंबना कभी होती है, थोड़ा तेल की सप्लाई अगर नहीं रहती, उसमें खत्म रहता है तो हम दे नहीं पाते, लेकिन चिकित्सालय में आता है तो निश्चित रूप से आप लोगों को मिलता है। इसके लिए बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा, आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सहजन की अभी तक बात हुई है, तो सहजन की पत्ती बहुत अच्छी होती है। सहजन पत्ती क्या करे साहब? उसको पीस लीजिए, सहजन की पत्ती को पीस लीजिए बढ़िया से ना। और पीसने के बाद घर में सरसों का तेल है आपके, 1 चम्मच तेल डालिए उसमें, ठीक। थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए उसमें, और डाल के उसको गरम गरम शाम को सोते समय, रात में बांधना है, सोते समय घुटने पर ऐसे लगाकर रेड़ी का पत्ता लगा के आप बांधिए। प्रतिदिन बांधिए, शाम को सोते समय और सुबह छोड़िए। तब तक बांधिए जब तक आपका ये दर्द गायब न हो जाए। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने बांधते रहिए। एक सावधानी रखने की जरूरत है, कभी कभी लगातार बांधने से हल्का हल्का यहाँ
लालिमा आने लगती है, रेडनेस आने लगती है, दाने वाने निकलते हैं, जलन होती है, तो 2-4 दिन आप गैप कर दीजिए बस। 1-2 दिन गैप कर देंगे तो रेडनेस खत्म हो जाएगी, फिर बांधना शुरू करेंगे। गर्मियों में ज़्यादा होता है, जाड़े वाड़े के दिन में नहीं होता। तो ऐसा करने से आपको ये फायदा होगा। और सहजन का काढ़ा बना के पीने से इस तरह के जोड़ों से के दर्द से आपको मुक्ति मिलेगी, बहुत आराम लगेगा। क्योंकि अवस्था के साथ बीमारी होती है तो जल्दी जाती नहीं, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो आपको फायदा होगा। इस मतलब आप व्यवस्था में रह सकेंगे कि आराम से अपने दैनिक क्रियाकलाप कर पाएंगे और आपको अनावश्यक किसी पेन किलर की दवाइयों की सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपके लिए दोनों तरह से नुकसानदायक होते हैं। एक तो पैसा आपका खर्च होता है, दूसरी चीज उनके साइड इफेक्ट को भी आपको झेलना पड़ता है। आगे लगातार अगर दर्द की गोलियां खाते हैं तो बीपी, शुगर, ये सब समस्याएं होती हैं, पेट खराब होता है, उनसे आप बच जाएंगे। तो सहजन के पत्ते का लेप लगाना बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए इस तरह की समस्याओं के लिए। कुछ और चीजें आपके घर परिवार में होती हैं, सभी लोग जानते हैं। अगर सहजन नहीं मिल पाता है आपके पास तो मदार का पत्ता मिल जाएगा, रेड़ के पत्ते मिल जाएंगे, धतूरे के पत्ते मिल जाएंगे, इन सब का भी आप सेवन कर सकते हैं। इस तरह लेप बना के कूट के तेल मिला के बांध के, ये भी बहुत फायदेमंद होते हैं। क्योंकि ये सब बहुत पुरानी चीजें हैं, लेकिन आज की व्यवस्था में हम उसको भूलते जा रहे हैं। लगता है कि जो गोलियां आ गई तो हमने उस पर जो है अपना कंसंट्रेशन नहीं बनाया, हम डिपेंडेंट हो गए कि एक गोली खाने से मुझे आराम मिल रहा है तो कौन इतना जहमत पाए। लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं, अगर यही गोलियां लगातार लंबे समय तक हम खाते हैं तो हमारा पेट गड़बड़ होता है, लीवर गड़बड़ होता है और बीपी के हम मरीज होते हैं। हम एक नई बीमारी तैयार कर लेते हैं, तो हमें उनसे बचना है। थोड़ा धीरे धीरे ही आराम हो, लेकिन इससे और कॉम्प्लिकेशन से बच जाए, ये बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह ये जानकारी आप लोगों को और लोगों तक पहुंचानी है। प्रयास करिए आप लोग, सब लोग। फिर और बैठक होगी तो हम कुछ और चीजें बताएंगे, बहुत सारी चीजें। मेरा एक उद्देश्य है कि अगली बार जब मैं बैठूं तो उन चीजों को बताऊं जिनको आज लोग ये कहते हैं कि नहीं, ज्यादा हम मसाला खाते हैं, तेल मसाला खाने से हम बीमार पड़ते हैं। हमारा घर जो है, हमारा किचन जो है, हमारी जो रसोई है, वो जड़ी बूटियों औषधियों से भरपूर है। हमें गुमराह किया जाता है कि हम ज्यादा तेल मसाला खाते हैं, हम बीमार होते हैं। तेल मान सकते हैं आपको नुकसान करता है, तेल ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन मसाले में कोई ऐसी चीज हमको कोई बता दे जो जड़ी बूटी नहीं है, जो औषधि गुणों से युक्त नहीं है। केवल आप मिर्ची की बात कर सकते हैं तो लाल मिर्च थोड़ा सा ज्यादा खाने में दिक्कत आएगी। बाकी रसोई में हमारे जो भी चीजें हैं, चाहे वो धनिया हो, अदरक हो, सौंठ हो, काली मिर्च हो, लौंग हो, इलायची हो, तेज पत्ता हो, दालचीनी हो, ये सब जड़ी बूटियां हैं। ये कैसे नुकसान कर सकती है? तो इस चीजों पर हम प्रकाश डालेंगे नेक्स्ट टाइम कि वो क्यों ठीक है आपके लिए, उनसे आपको कोई नुकसान नहीं है, उनका किस तरह हम सेवन करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हाँ, घृत कुमारी बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। घृत कुमारी सभी लोग जानते हैं। घृत कुमारी का आप कई तरह से सेवन कर सकते हैं। जो घृत कुमारी है, जिसको एलोवेरा कहते हैं, घृत कुमारी जो है लीवर के लिए बहुत बढ़िया दवाई होती है। बाइल परगेटिव कहा जाता है, यानी हमारे जो लीवर से पित्त बनता है उस पित्त को निकालता है और हमारे आंखों में उसको डाल के आंखों में क्रिया को सुचारू रूप से संचालित कराता है। घृत कुमारी का अगर हम मात्रावश सेवन करते हैं, मात्रा उसकी होती है कि उसके पत्ते के टुकड़े को लीजिए बिस्किट के बराबर, दोनों तरफ से काट के ऐसे छिलका निकाल के और उसका गूदा निकाल लीजिए। 25 से 30 ग्राम गूदा, लगभग 2 चम्मच के आसपास। आप उसको इस तरह चबा के भी खा सकते हैं, उसको मसल के उसका रस निकाल के भी खा सकते हैं। और थोड़ा सा खाने के बाद कभी कभी पेट में मड़ोड़ होता है तो हल्का सा सेंधा नमक डाल के उसको मिला के खा सकते हैं। घृत कुमारी के गूदे का सेवन करने से आपको फायदा होगा कि आपका पेट बहुत सही चलेगा, टट्टी बन के आने लगेगी, कब्ज की शिकायत है, गैस की शिकायत है, वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। और शरीर में कई तरह की जो दिक्कतें हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स बनते हैं, विष बनते हैं, उसको भी दूर कर लेता है। तो घृत कुमारी तो बहुत अच्छी है, पेट के रोगियों के लिए बहुत बढ़िया है।
तो हम लोग अब नेक्स्ट टाइम बैठेंगे। अब चिकित्सालय का समय हो रहा है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, फिर बैठक होगी।